बड़े दलों के नेता इस वक्त एम्स पहुंच रहे हैं। वजह, देश के पूर्व प्रधानमंत्री 13वें प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह अब हमारे बीच नहीं रहे हैं। उनका आज 9:51 पर अभी कुछ देर पहले ही एम्स अस्पताल में निधन हो गया। शाम को उनको एम्स अस्पताल सांस में तकलीफ के चलते ले जाया गया था और अब से कुछ देर पहले ये खबर आई कि वो अब हमारे बीच नहीं रहे हैं। देश को गढ़ने के लिए, देश का भविष्य तराशने के लिए उन्होंने जो प्रयास किए थे, वो प्रयास आज देश को उस रास्ते पर ले जाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। हालांकि वर्तमान सरकारें भी उसके लिए बहुत बड़ा योगदान कर रही हैं, लेकिन शुरुआत उस दौर में डॉक्टर मनमोहन सिंह ने की थी जब भारत की अर्थव्यवस्था को बंद माना जाता था। उसे खोलने की कोशिश की, परमिट राज को एकदम खत्म किया, परमिशन को कम किया, देश को विश्व की अर्थव्यवस्थाओं के साथ मिलाया। मेरे साथ आलोक मेहता सर जुड़े हुए हैं, हिमांशु भट्ट सर इस वक्त जुड़े हुए हैं। आलोक मेहता सर, कुछ संस्मरण आपके जरिए अगर दर्शक जान पाए, क्योंकि आपके पास जानकारियों का भंडार है और वो जब आप रखते हैं तो उससे पता चलता है कि वो दौर क्या सोच रहा था, वर्तमान दौर किस तरह से आगे बढ़ रहा है। मनमोहन सिंह जी ने जिस तरह से, आप कहिए कि गरीब मजदूरों के बारे में भी वो सोचते रहे। मैं क्षमा के साथ अगर आपको रोकूं, कुछ रिएक्शंस आ रहे हैं, जरा दर्शकों को दिखा देते हैं। नहीं करता था कि डॉक्टर मनमोहन सिंह जी बड़ी कुर्सी पर बैठे। छोटे से छोटा इंसान भी अगर उनके घर पर मिलने जाता था तो उसको गाड़ी तक बिठाकर आने का, ऐसा उनका व्यक्तित्व था, ऐसी उनकी सोच थी। और हमेशा परमात्मा के डर में रहना और देशभक्ति कूट कूट कर भरी हुई थी। हम सबको याद है कि पार्लियामेंट के अंदर जब उनके परिवार के ऊपर दोष लगाया गया और कहा गया कि उनके बेटे ने ऐसे ऐसे गलत काम किए हैं, डॉक्टर मनमोहन सिंह ने जवाब नहीं दिया। बहुत साल बाद जब मीडिया ने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, दुनिया को अपने आप सच पता चल जाएगा कि मेरा बेटा नहीं है। ऐसी सोच थी डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की। वो एक इंस्टीट्यूशन से बड़े थे। वो देश के लिए एक ऐसी क्रांति लेकर आए हैं कि पूरा देश हमेशा उन्हें याद रखेगा। और आज हम सब लोग बहुत नम आंखों से, बड़े श्रद्धा भरे भाव से डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को अलविदा कह रहे हैं। आज चाहे इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन उनकी सोच, उनकी पहचान रहती दुनिया तक रहेगी। आलोक सर, अपनी बात पूरी करें। देखिए, मैं अच्छा हुआ अभी जो अपने साथ मेहमान उन्होंने जो बताया, मैं उस पर जोड़ूंगा कि गुरुद्वारा, जहां पर अपना पार्लियामेंट्री सीट के पास जो गुरुद्वारा है जी, और उसमें जिस तरह से मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री रहते हुए भी उसी सादगी के साथ जाते। आज कई बार लोग कहते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंदिरों में जा रहे हैं, वो भूल जाते हैं कि प्रधानमंत्री के रूप में रहते हुए मनमोहन सिंह भी जाते थे लगातार गुरुद्वारा। मैं इसलिए याद दिलाना आवश्यक है कि धार्मिक आस्था अपनी जगह है और राजनीति या सत्ता का जो पद है वो अलग है, और उसमें भी वो सामान्य जैसे एक बिल्कुल अपनी भक्ति भाव के हिसाब से वो मांगने नहीं। और इसी तरह दूसरी मैं बात कहूंगा कि उदारीकरण में थोड़े कठोर निर्णय करना भी उन्होंने मुझे कहा। मैंने उनसे कहा कि देखिए, ग्रामीण महिलाएं, जब इंटरव्यू मैंने किया उनका वित्त मंत्री के रूप में, तो मैंने उनसे कहा, क्योंकि हम लोग सब जो गांव से आए, हमने कहा जी वो पापड़ बनाने वाली महिलाएं हैं, उनका क्या होगा? आलू से जो बनाते हैं आप, चाहे वो पंजाब हो, चाहे वो राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो। तो उन्होंने कहा कि भाई देखिए, ऐसा है कि नीतियां जिस तरह से जा रही है, एक समय ऐसा आएगा जब हमारी महिलाएं दुनिया का प्रतियोगिता कर सकेंगी और उसमें भी वो उस अमेरिकन कंपनियों से मुकाबला कर सकेंगी। जी, गुलाम नबी आजाद इस वक्त कुछ कह रहे हैं सर, जरा सुन लेते हैं। तारीफ करते हैं। हमें दोनों को इकट्ठे काम करने का मौका एज कुलीग भी मिला 91 से 96 तक। नरसिम्हा राव जी की गवर्नमेंट में हम दोनों कैबिनेट मिनिस्टर थे। वो फाइनेंस मिनिस्टर थे, मैं सिविल एविएशन, टूरिज्म और पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर था। तो बहुत ही अच्छे रिश्ते हमारे रहे आपस। मुझे याद है कि 93-94 में सिविल एविएशन मिनिस्टर, जब मैं उसको प्राइवेट एयरलाइन को भी अलाउ करना चाहता था, तो मैं उनके पास बैठा और मैंने कहा कि मैं कैबिनेट में प्रपोज़ल ला रहा हूँ ओपन स्काई पॉलिसी, तो आपकी मदद की ज़रूरत चाहिए। तो उन्होंने कहा यही तो मैं चाहता था और आप लाइए, मदद करें। उसके बाद मुझे मौका मिला उनके साथ एज मंत्री के रूप में भी, जब वो प्रधानमंत्री थे 2004 और 2005 में, और फिर मैं चीफ मिनिस्टर गया। और 2009 से लेकर 2014 तक
मैं दोबारा उनके अंडर हेल्थ मिनिस्टर रहा, एक नॉन इंटरफेयरिंग प्राइम मिनिस्टर, बहुत ही अच्छे प्राइम मिनिस्टर होकर भी वो एक अच्छे दोस्त भी थे, भाई के तरह भी बिहेव करते थे, बाप की तरह भी बिहेव करते थे, प्राइम मिनिस्टर की तरह भी बिहेव करते थे। उनको कभी भुलाया नहीं जा सकता। अल्लाह से यही दुआ है, भगवान से यही प्रार्थना है कि उनकी आत्मा को शांति दे और उनकी मिसेस को शक्ति दे, उनके बच्चों को शक्ति दे ये सदमा बर्दाश्त करने का। गुलाम नबी आज़ाद को हम सुन रहे थे, उन्होंने उनके साथ काम किए गए दौर को याद किया और ये बताया कि वो कितना ओपन थे, कितना खुले हुए थे, कुछ नया हो जो देश को आगे बढ़ाने की तरफ मददगार साबित हो। आलोक सर, पूरी कीजिए अपनी बात। देखिए, जिस तरह से मैंने कहा कि वो भारत के भविष्य के प्रति बड़े विश्वास उनको था और इसीलिए हाँ, पाकिस्तान के साथ उनकी इच्छा थी कि संबंध अच्छे हों, लेकिन वो पाकिस्तान नहीं जा पाया, आप ये मानिए, जबकि उनका जन्म पाकिस्तान में हुआ था और इसलिए उनके मन में एक इच्छा थी जो अटल बिहारी वाजपेयी के समय भी प्रयास हुआ, लेकिन पाकिस्तान की हर धर्मिता कहिए, आतंकवाद कहिए और भारत के अंदर भी जो भावनाएं थी उसको ध्यान में रखते हुए कोई समझौता नहीं हो सका। लेकिन एक दूसरी बात अपने आप से जुड़ी हुई पत्रकारिता की मैं कहूँ कि उनकी आलोचना छपने पर कभी उन्होंने, मैंने सरकार की आलोचना, खास उनकी आलोचना व्यक्तिगत रूप से तो होती नहीं थी, क्योंकि उन्होंने कोई किसी के साथ उस तरह जैसा मैंने कहा टकराते नहीं थे। और मैं खुद अपना उदाहरण बता रहा हूँ कि उनके साथ जैसा मैंने कहा कि वर्षों से परिचय थोड़ा था, ये नहीं कि कोई मैं उनका नजदीकी नहीं कहने का दावा, लेकिन पत्रकार के नाते वो कहते भी थे आप आते रहा करिए बताए, तो मैं चूंकि लगता था कि आर्थिक मामलों पर मैं क्या उनको अपनी तरफ से कोई बात कह सकता हूँ, राजनीतिक में वो ज्यादा बात करते नहीं थे। तो उन्होंने जब हमने 2G और दूसरे जो स्कैंडल हैं, टोल घोटाला 2G वाला, तो और उस मैंने 2009 में तो मुझे पद्मश्री भी मिला उस उन्हीं की सरकार के समय। उसके बावजूद जब मेरे अखबार में लगातार, मैं नई दुनिया संपादित कर रहा था, उसमें लगातार इतनी सरकार की आलोचना छप रही थी उन घोटालों को लेकर के, मैं खुद लिख रहा था, लेकिन उनकी तरफ से उनकी पार्टी के लोग असहज थे। चिदम्बरम साहब खास करके दुखी थे क्योंकि वो उस घोटाले में शामिल, उन पर आरोप थे उस तरह के। ऐसी स्थिति में क्या प्रणब मुखर्जी और चिदम्बरम के बीच में जो मतभेद थे, मैंने आरोप तो यही आया कि प्रणब मुखर्जी की जासूसी, तो मनमोहन सिंह उस बात से बहुत दुखी और गुस्सा भी थे, लेकिन चूंकि चिदम्बरम सोनिया गांधी के बड़े करीबी थे और प्रणब मुखर्जी के खिलाफ थे पहले से ही, तो ऐसी स्थिति में उन सबको संभालना, आलोचकों को भी, तो कभी उनकी तरफ से उनके जो प्रेस सलाहकार रहे, आज भी संजय बारू, कल भी हम हमारे ऐश्वर्या जी हमारी जो निदेशक है कंपनी में ITV ग्रुप की, उनको इंटरव्यू संजय बारू ने कहा भी कि हम तो चाहते थे कि वो चुनाव लड़ लें 2009 में, लेकिन वो नहीं लड़े। तो आप इससे ना लगाएं, उनको लगता था राजनीति की गंदगी है, चाहे जो दूसरा गड़बड़ कर रहा है वो, लेकिन उसको हम मेरे रहते हुए नहीं होना चाहिए। वो अपनी तरफ से कोई दस्तखत नहीं ऐसा करना चाहते थे जिससे कि उनके ऊपर कोई आंच आए, और आलोचना को सहना उनके दूसरे सहयोगी जरूर कहते थे कि आप इस तरह छाप रहे हैं। देखिए बाद में भी, अभी भी मैं आलोचना जब कुछ सरकारों की उनकी आज भी जब करता हूँ अपने चैनल पर भी, तो लोग कहते हैं आप पे तो कांग्रेस वालों से बड़ा परिचय था या मनमोहन सिंह के समय। मेरा कहना है मनमोहन सिंह जी के प्रति सम्मान होना अपनी बात है। उन्होंने जब मुझे कभी नहीं कहा कि आलोक आप ऐसा मत छापिए, आपने क्यों, आप हमारे, हम तो आपका बड़ा सम्मान करते हैं। आपने संजय बारू जी का, बड़ी बात है, संजय बारू जी का जिक्र किया और उससे मुझे एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर भी याद आ गई और वो फिल्म और वो सारी कहानी। लेकिन कभी भी ऐसा ऐतराज डॉक्टर मनमोहन सिंह की तरफ से नहीं आया जो उसमें उनके और रिलेशंस को लेकर दिखाया गया कि वो क्या सोचते थे, पार्टी क्या सोचती थी और क्या कह रहे थे। खैर,